तो चलिए हाय गाइस, आपको पता चल गया कि मैं क्या करने वाली हूँ। जनाब के व्लॉग में सब लोगों ने अंदाजा लगा लिया था और उनका अंदाजा सही है। और जो मैडम का फेवरेट डायलॉग है, मैंने कहा था ना। तो यस मैडम, आपने कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन उसके बाद में भी सब लोगों ने सही अंदाजा लगा लिया था कि आप लोग क्या क्या कर सकते हो। आप 4 साल से जो व्लॉग दिखा रहे हो उसमें खाना करते हो, सूट खरीदते हो, खाना खाते हो, सूट खरीदते हो, शॉपिंग करते हो, सूट खरीदते हो, फिर खाना खाते हो। कुल मिला के आपकी जितनी भी चॉइसेस हैं उसमें 2 ही चीज़ निकल कर आती है, एक रेस्टोरेंट, होटल, या फिर सूट, या फिर एक है गारमेंट का बिजनेस। तो चलिए भाई, एक ने रेस्टोरेंट खोल लिया, एक कमी पूरी होगी। अब रह गई थी कपड़ों की, तो वो मैडम ने पूरी कर ली है। और फिर मैडम ये क्यों भूलती हो कि घर का भेदी लंका ढाए। इससे पहले ही आपके डब्बा ने आपका हिंट सबको दे दिया था। तो जो लोग अनजान हैं, जो बिल्कुल जानते नहीं हैं, जो कुछ समझते नहीं हैं, उनको भी बता दिया उसने कि वो नाइट सूट का बिजनेस कर लेगी। उसे ना तो नाइट सूट का बिजनेस करना था और ना ही वो ये काबिलियत रखती है कि इस तरह का कोई बिजनेस रन कर सके। तो वो कुछ नहीं था मैडम, ये वही था। मैं जानती थी ना, जैसा आप चिल्ला चिल्ला के कहती हैं, तो उसने भी बता दिया मैं जानती हूँ और देख लो वो ये करने वाली है। तो मैडम रिवील करने वाली तो कोई बात रह ही नहीं गई। जो आप मतलब आकर एक व्लॉग बना रहे हो और उसमें 7 मिनट तक बैठ के दोनों के दोनों इस बात पे चर्चा कर रहे हो कि हम क्या करने जा रहे हैं। आज से लगभग 6 महीने पहले जब तुम सूरत गई थी ना, तो तभी पता लग गया था कि सूरत जाने का क्या राज है। सूरत में कोई प्रॉपर्टी तो खरीदने गई नहीं थी। दूसरा, डायमंड का बिजनेस आप कर नहीं सकते। अब रह गया क्लोथिंग, और क्लोथिंग में भी वो खान है। सूरत एक तरह से देखा जाए तो सारा होलसेल मार्केट वहीं पर है। ये तो बच्चा जानता है कि सारी जो क्लोथिंग के जो मतलब जितनी भी ड्रेस मटेरियल्स हैं वो अधिकतर पूरे हिंदुस्तान में सूरत से जाते हैं। सूरत है, अहमदाबाद है, पंजाब में बात करेंगे तो लुधियाना है। तो इसलिए आपके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल कौन सा था? सूरत था। सूरत से लेंगे आप कपड़ा और बाकी ड्रेस मटेरियल सारे के सारे यहीं तैयार होंगे। अच्छा, अब देखने वाली बात यह है कि इन्होंने ये बिजनेस जो किया है, ये कह रहे हैं कि हम कुछ जानते नहीं हैं और हम इसी तरीके से लर्निंग कर रहे हैं और इसको सीखने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें अपना टच दे रहे हैं। पहले तो मैं बता दूं, इनका ये पहला बिजनेस नहीं है। इन्होंने क्लोथिंग का इससे पहले भी बिजनेस किया था, जब ये बहुत ज़्यादा अपने सास के ऊपर मेहरबान थी। अम्मी तो पहला जो बिजनेस किया था मैडम ने, वो सितारा के नाम से कलेक्शन लॉन्च किया था। और जब वो कलेक्शन लॉन्च किया था तब भी बड़ी बड़ी बातें की थी और डब्बा के साथ में मिलकर उसको लॉन्च किया था। ये कह के किया था कि हम दोनों पार्टनर हैं, पर असल बात ये नहीं थी। पार्टनर नहीं, वो सिर्फ उसके साथ में जस्ट एक एम्प्लॉय की तरह थी। वहाँ पर भी मैडम ने जो ड्रेस मटेरियल्स निकाले थे ना, वो निकाले थे डेली वियर्स के, और डेली वियर्स के जो कि बेसिकली देखा जाए तो 500 to 1000 रेंज के होते हैं। लेकिन मैडम ने उसमें अपना टच दिया था। तो अपने टच देने के बाद में तो आप टच को तो पता ही है, डोंट टच मी। तो मैडम का टच जो है कितना इंपॉर्टेंट है। तो मैडम ने जब टच दे दिया तो वो सारे के सारे जो ड्रेस मटेरियल थे या ड्रेसेस थी, वो हो गई 2000 से 4000 रुपए की। यानी 4000 रुपए की ड्रेस जो है इस तरह की कौन खरीदेगा। अब मैं यहाँ स्क्रीनशॉट डाल रहा हूँ कि जब इन्होंने लॉन्च किया था और जगह जगह जाके उसकी एडवर्टीजमेंट की थी, तो दोनों खड़े थे और किस तरह से वो लॉन्च करने के लिए खड़े हुए थे, क्या फोटो क्लिक किया था, ये फोटो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे ये दोनों नंद भाभी अपने ड्रेसेस को लॉन्च करने के लिए, यानी अपने ब्रांड को लॉन्च करने के लिए पेपर राजी वगैरह इन लोगों को बुलाकर अपने इंटरव्यू वगैरह दे रही थी। और उसी टाइम पे इन्होंने कुछ ड्रेसेस भी वहाँ पर दिखाई थी। उनमें से एक ड्रेस जो दिखा रही हैं वो भी देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर लगा हुआ है। और यहाँ पर ही आप एक बात और नोट कर सकते हैं। अब ये मैं एक और स्क्रीनशॉट डाल रहा हूँ जो खाली डब्बा का फोटो है। यहाँ डब्बा का हेयर स्टाइल देख लीजिए, आपको साफ साफ नज़र आ रहा है। सर पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है। साथ साथ इसके दांत देख लीजिए, वो दांत भी टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं इसके। बाकी फेस और इसकी आईब्रो वगैरह देख लीजिए, आपको यहाँ पता लगेगा कि ये डब्बा वो है ही नहीं जो आज की डेट में दिखाई देती है। यानी मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि इस भाभी ने इसको बिल्कुल मेक ओवर कर दिया। इसके दांत जो टेढ़े मेढ़े थे वो सारे ठीक करा दिए और इसके चेहरे पे एक मस्सा भी था वो भी निकलवा दिया। इसका कॉम्प्लेक्शन भी फेयर हो गया। आप ये मान सकते हैं कि पूरा का पूरा मेकओवर किया। और हाँ, ये बहुत ज़्यादा हैवी भी थी, इसको स्लिम बनाने के लिए भी इसने बहुत काम किया। तो अगर इसके पुराने फ़ोटो देखेंगे और आज के फ़ोटो देखेंगे तो आपको बहुत बड़ा चेंज नज़र आएगा। वो बात दूसरी है, हेल्थ के मामले में ये कॉन्शियस है नहीं, इसलिए इसने अपना फिर दोबारा से पहले से भी बुरा हाल कर लिया है। चलिए बात कर रहे थे हम कलेक्शन की। तो पहला जो इन्होंने बिजनेस किया था वो उनका बुरी तरह से फ्लॉप हो गया क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस था। तब वैसे मैडम ने ना व्लॉग वगैरह नहीं बनाती थी उस टाइम में, तो इस तरह से पहला जो इनका प्रयास था वो तो फ्लॉप रहा। दोनों ने मिलके एक प्रोडक्शन हाउस खोला था, जिस प्रोडक्शन हाउस का मोटिव था वो ये था
कि छोटे छोटे स्ट्रगलिंग जो कलाकार होते हैं उनको ब्रेक देंगे और उनको साथ में काम करेंगे, पर वो भी इनका कुछ चल नहीं पाया। उसमें सिर्फ 2 गाने बना के रह गए। उसके अलावा जनाब की एक मूवी भी आई थी और उस मूवी को भी लॉन्च करते समय उससे भी ज़्यादा, लॉन्चिंग से भी ज़्यादा मैडम लॉन्च हो गई थी और इतना ज़ोर ज़ोर से उछली थी, इतनी ज़ोर ज़ोर से उछल उछल के फिल्म के लिए इतनी एक्साइटमेंट दिखाई थी कि वो फिल्म जो है नीचे ही दब गई। अब ज़्यादा यहाँ पे ओवर उछलोगे तो फिर क्या होगा, वो जो नीचे दब जाएगी तुम्हारे। तो मैडम ने जैसे अपने एक्टिंग करियर से ब्रेक लिया कि मैं एक हाउसवाइफ बनना चाहती हूँ, मैं टिफ़िन पैक करना चाहती हूँ, मैं अपने बच्चे खिलाना चाहती हूँ, मैं अपने हस्बैंड के लिए रोज़ सुबह उठकर किचन में जाके उसका खाना तैयार करूँ, टिफ़िन पैक करके दूँ। तो भाई ऐसा सपना लेके मैडम ने जो ब्रेक लिया था, अब वो ब्रेक जो है ना अभी तक कंटिन्यू है। लेकिन जैसा कि मैडम बता रही हैं कि हमने जो प्लानिंग जो की थी, इस बेबी के आने से भी पहले प्लानिंग की थी, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हो रही थी। लेकिन बेबी के आने के बाद में वो धीरे धीरे करके हमने एग्जीक्यूट की। एक तो मैडम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वो सब कुछ अपने आप को ही मानती हैं। यानी कि वो ये समझती हैं कि सारी कलाकारी, सारी आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी वो सिर्फ उन्हीं में है। और वो किन से मुकाबला कर रही हैं, वो बड़े बड़े जो डिज़ाइनर हैं ना, चाहे मनीष मल्होत्रा हो या सब्यसाची हो या अनीता डोंगरे हो, रितु कुमार, मतलब वो सबसे अलग अपने आप को मानती हैं कि सबसे ज़्यादा क्रिएटिविटी जो उनके अंदर है। कि देखा जाए तो उनकी पसंद कैसी है, उनकी पसंद है लेस, गोटा पत्ती और ये सब चीज़ें हैं। इसका सैंपल अगर चाहिए तो मैं सैंपल में आप एक एक करके कुछ फोटोग्राफ्स लगा रहा हूँ। ये फोटोग्राफ्स कौन से हैं, ये फोटोग्राफ्स हैं डब्बा के शादी के फोटोग्राफ। और वो कौन से हैं, जो मैडम ने खुद अपनी ड्रेस बनाई है, जो ड्रेस जनाब के लिए बनाई गई है, जो ड्रेस जो है डब्बा के लिए बनाई गई है। सारी की सारी ड्रेस जो है चमकीली भड़कीली और वही गोटा पत्ती और इस तरह की चमक धमक के साथ में ही है। आप एक एक करके ये फोटोग्राफ सारे देखते जाइए। ये सारे सारे उसी टाइम के हैं जब मैडम ने इतना ज़्यादा वो किया था कि यहाँ से कपड़ा खरीदनी हूँ, वहाँ से कपड़ा खरीदनी हूँ और मैं ऐसी ड्रेस बना रही हूँ, ऐसी ड्रेस डिज़ाइन कर रही हूँ। और उस सब का नतीजा क्या हुआ वो सबके सामने है। और ये लास्ट वाली ड्रेस जो कि डब्बा के रिसेप्शन की है, इसका तो भाई क्या पूछे, इतना फलूदा बन गया कि लोग उसको बैंगन पुकारने लगे। ये नहीं कह रहा इसमें कुछ भी डब्बा का हाथ नहीं होगा। उसने ये सारी ड्रेसें उसको जब दिखाई गई होंगी तो उसने भी सेलेक्ट की होंगी, तो बुद्धि तो उसकी भी बिल्कुल ही ख़त्म सी है ना। लेकिन क्या है, जब ट्रोल हुई तो सारा फटका जो है वो फोड़ दिया। किसके सर पे फोड़ दिया, भाभी के सर पे फोड़ दिया। पर देखने वाली बात तो ये है ना कि मैडम का जो ना टेस्ट वो कैसा है। मैडम का जो टेस्ट है वो तो वैसे ही है गोटा पत्ती का, चमकीली ड्रेस का, और कुछ अपने डिजाइन बना देगी और कहेगी ये मेरा अपना टच है। भाई तुम्हारे टेस्ट से और तुम्हारे टच से लोग बाग जो है बोर हो गए हैं, क्योंकि जैसे ही आपने डोंट टच कहा था ना तो लोग बाग भी डोंट टच हो गए। हाँ, अगर मैडम ने इसमें अपनी ईगो छोड़ी और उसके अलावा जितने जो उनके डिज़ाइनर हैं उनकी चलने दी, उसमें कलर कलेक्शन हो, चाहे डिज़ाइन कलेक्शन हो या फिर स्टाइलिश हो, तो तब हो सकता है कि ड्रेस जो है ना कुछ अलग टाइप की बने और उससे इनका कुछ फ़ायदा हो या कि ये कि इनका बिजनेस चले। हाँ, मैडम ज़रूर जो है इस बारे में पूरा प्रोफेशनल तरीके से सारे ड्रेसेस को तैयार करने के बाद में मॉडल से सारी शूट करा रही हैं, खुद शूट नहीं कर रही। हमने तो सोचा था कि जिस तरह से इन्होंने अपना वर्कआउट किया है और अपने आप को स्लिम ट्रिम करने की कोशिश करी है, तो लगता है सारी ड्रेसेस जो है ना उनमें से मैक्सिमम ड्रेसेस जो है खुद के साथ में ही ड्रेसअप कराएंगी। लेकिन क्या है, साइजेस के फ़र्क पड़ जाते हैं। जो मॉडल्स होती हैं वो मॉडल्स ही होती हैं, उनको अगर कुछ भी पहना दीजिए उनको उसमें वो ड्रेस अच्छी ही लगती है। और कुछ भी कह लीजिए, आदमी चाहे कैसा भी हो, लेडीज़ चाहे कैसी भी हो, उसका आकार चाहे कितने ही नंबर का हो, एक्सेल में कितने एक्सेल लग जाए, कुछ भी हो, लेकिन वो ड्रेस वही खरीदता है जो एक मॉडल पहन रखी होती है और उसमें बहुत अच्छा वो लग रहा होता है। उसमें वो अपना साइज़ मांगता है और कहता है ये वाला साइज़ दे दो। दूसरे, इनके बिजनेस की सक्सेस एक ही बात और हो सकती है, वो ये है कि प्राइस रेंज जो है ना अगर ये रीज़नेबल रखेंगी तभी हो पाएगा। अभी मैडम कोई शोरूम तो नहीं खोल रही, लेकिन सारा का सारा ऑनलाइन कर रही हैं। पहले भी ऑनलाइन किया था मैडम ने, जो पिछला बिजनेस था वो भी कम्प्लीटली ऑनलाइन लॉन्च किया था। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि अगर प्राइसिंग इन्होंने वही 4000 से शुरू करी तो अगेन उसको कौन लेने जाएगा। बॉम्बे की बहुत सारी मार्केट्स को तो मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन दिल्ली की इतनी सारी मार्केट हैं। आप लाजपत नगर चले जाइए, एक से एक फैंसी ड्रेस आपको कम से कम दाम में वहाँ पे मिल जाती है। रियली यू कांट बिलीव, जो ड्रेस आपको लगे कि ये 20,000 रुपये की होगी, 15,000 रुपये की होगी, वो वहाँ पे आपको 2-3 हज़ार रुपये तक, 3 से 3,500 रुपये, 4,000 रुपये, मैक्सिमम से मैक्सिमम 5,000 रुपये में वो ड्रेसेस
ड्रेसेस मिल जाती हैं। रीज़न ये है कि वो जो ड्रेसेस होती हैं वो कोई एक पीस बचा हुआ होता है, किसी के 2 पीस बचे हुए होते हैं, तो इस टाइप के होते हैं। तो वहाँ इतना सस्ता आपको और इतना ज़्यादा अच्छी वैरायटी का माल मिल जाता है कि आप जो आंखें खोली की खोली रह जाएंगी। उसके बाद में अगर फैशन स्ट्रीट चाहिए तो आप चले जाइए सरोजनी नगर मार्केट। सरोजनी नगर मार्केट में तो फैशन की खान है, और वहाँ पे बार्गेनिंग के साथ आप जो है आराम से 300 रुपये से लेके 1000 रुपये में बहुत ही अच्छी बहुत बढ़िया ड्रेसेस ले सकते हैं। देखिए आज का यूथ जो है ना ऐसी ड्रेस लेने में इंटरेस्टेड नहीं है जो एक ड्रेस ले ली और 4 साल चलेगी या 2 साल चलेगी या 1 साल चलेगी। उसको वो ड्रेस जो है कुछ ही दिन पहननी होती है, फिर उसके बाद में उसको नया चाहिए, उसके बाद में फिर उसको नया चाहिए। तो ऐसे में अगर वो ओवर एक्सपेंडिचर करेगा अपना, तो वो कभी भी ये स्टाइल्स और ये फैशन को अडॉप्ट नहीं कर पाएगा। इसीलिए वो जो चाहता है कि नई नई ड्रेसेस और वो भी कम से कम चीपर दामों पर उसको मिले। इवन देन आज का जो यूथ है उसको ब्रांड की भी उतनी ज़्यादा परवाह नहीं है जितनी स्टाइल की है। भाई आजकल सेल्फी का ज़माना है, तो लोगों को नई नई ड्रेस अलग अलग टाइप की और अलग स्टाइल में चाहिए। तो अगर मैडम ने जो स्टाइल भी अच्छा बनाया और डिज़ाइनिंग भी अच्छी कर ली और अपना जो खास गोटा पत्ती का जो टच है वो नहीं दिया, तो कम से कम उनको अगर रेट उनके सही नहीं रखे तो डेफिनेटली कोई भी उनकी ड्रेसेस को सेलेक्ट नहीं करेगा। और भाई मौका देखकर हथौड़ा मारने के लिए आगे डब्बा भी। मुबारकबाद भाभी को, बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। और ऐसे गले पड़ रही है भाभी, उठ के उसको गले लगाया भी नहीं, वो बैठी हुई है, उसके जाके गले पड़ रही है। गला मिलना नहीं कहते इसको। भाई 1 महीने पहले 1.5 महीने पहले इनकी हालत देख लीजिए और आज हालत देख लीजिए। आज ये है कि तुम मेरी भूल जाओ और मैं तुम्हारी भूल जाती हूँ। कहावत थोड़ा गंदी है, इसलिए हमने जो इम्प्रूव करके ये बता दिया है। तो आज अचानक ही ड्रेसेस और ये सब बिजनेस को देखते हुए इन दोनों का आपस में कितना प्यार आ गया है। वाह वाह वाह, ऐसा लगता है कि नंद और भाभी का प्यार कमाल का है। उसको अपना रेस्टोरेंट चलाना है कैसे भी करके, और इनको अपने ड्रेस मटेरियल का जो बिजनेस है, वो क्लोथिंग का जो बिजनेस है वो चलाना है। तो दोनों को ही अपने अपने सब्सक्राइबर और व्यूवर्स की ज़रूरत है, और साथ साथ बहुत ज़्यादा हम्बल बनने की, बहुत ज़्यादा पोलाइट बनने की, बहुत ज़्यादा प्यारा बनने के, बहुत ज़्यादा लवी टवी बनने की, ये सारी ड्रामेबाजी आज की डेट में शुरू हो चुकी हैं। क्योंकि दोनों एक दूसरे का सहारा हैं और दोनों एक दूसरे के लिए व्यूवर्स के खान हैं। मतलब व्यूवर्स ना हो गए, खूंटे पे बंधी हुई गाय हो गई कि जब जिसकी मर्जी होगी वो लेकर चल दिया और उससे अपना फ़ायदा उठा लिया। आप लोग देख सकते हैं कि जब जब आपकी ज़रूरत होती है तब तब ये आप पूजनी हो जाते हो, और नहीं तो तुम कौन और मैं कौन, और न जाने कितने लंबे लंबे लेक्चर देने के लिए मैडम आ जाती हैं। डब्बा एटलीस्ट जो व्लॉग के नीचे उठाए हुए सवालों के जवाब देने की कोशिश तो करती है अपने वाले व्लॉगों में, सबके ना से कुछ के तो सवालों के जवाब देती है। ये दोनों तो ऐसे मस्त हैं, ऐसे चिकने हो चुके हैं कि किसी व्लॉग में इनको किसी अपने व्यूवर्स की परवाह ही नहीं है। इनको व्यूवर्स की बात जब ही याद आती है जब इनको कोई दुआएं करानी होती है, जब इनको कोई वोटिंग करनी होती है, जब इनको कुछ कस्टमर्स बनाने होते हैं। तो चलिए हमारी विशेष जो है इनके साथ में है, और इन सब बातों का अगर ध्यान रखें जो कि हमने यहाँ पर कही है, तो वो हो सकता है कि मैडम भी अपना बिजनेस जो है सक्सेसफुली चला पाएँ। बाकी यहाँ मैडम के बिजनेस का हम रिव्यू नहीं कर रहे हैं, इसलिए बाकी पॉइंट्स हमने कवर नहीं किए कि क्लोथिंग का बिजनेस चलाने के लिए क्या क्या पॉइंट्स ज़रूरी हैं और उनको इंश्योर करने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। तो आपका इस सब के बारे में क्या राय है कि मैडम का जो ड्रेस कलेक्शन होगा वो कैसा होगा, उसकी प्राइसिंग रेंज जो है कितने से कितने के बीच की होगी, और ये बिजनेस जो है मैडम से अनटच रहेगा। इन सब बातों पे अपने कमेंट करना ना भूलें, आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।